पाठ 6 रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरक। ये पार्ट जो है आपके 3 नंबर का है। इस पार्ट को भी 2 भागों में बांटा है। इस पार्ट को भी आपके 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया और सेकंड कौन सा है, उत्प्रेरक। आज का हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, कल भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। उत्प्रेरक तो आपके एक छोटा सा पॉइंट है, उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए हम मोटे तौर पर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या चीजें उसको समझने के लिए किसी भी प्रकार की अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। या तो होगी वो रासायनिक, कौन सी होगी, रासायनिक, या होगी भौतिक। मैथ्स में पढ़ा था हमने कि भाई किसी भी वस्तु के अंदर परिवर्तन होना अभिक्रिया कहलाता है। और परिवर्तन जो होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है। पहला तो होता है रासायनिक परिवर्तन और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों में हम चार्ट बना करके तुलना करते हैं और डिफाइन कर लेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और ये किस प्रकार काम होता है। आपने 9th में पढ़ रखा है, तो आप मुझे बताना कि रियल में दोनों में क्या अंतर होता है और क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हमारे आ गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए फर्स्ट चीज, भौतिक परिवर्तन जो होता है इसके अंदर इनकी अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, अवस्था में। आकार में परिवर्तन होता है, गुण में परिवर्तन होता है। यानी कि इसके केवल और केवल किसमें परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। किस गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में। जैसे कि जल है, जल को आपने बर्फ को बनाया, बर्फ को वापस पिघला के जल बनाया, जल से आपने क्या बना दिया, जल वाष्प बना दिया। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, लेकिन उसके गुण, वो जल का गुण है तो जल का ही गुण रहेगा, चाहे वो बर्फ बन गया तो भी और जल वाष्प बन गया तो भी। यानी उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, केवल परिवर्तन किसमें आया, भौतिक गुणों में। अवस्था में, रंग में आ सकता है, और जो भी, यानी हम जो बाहर से देख सकते हैं ऐसे ही गुणों में परिवर्तन आएगा। अब कागज है, कागज के आपने एक कागज है उसके आपने 4 टुकड़े कर लिए, तो भौतिक गुण में परिवर्तन है। पहले उसका आकार इतना बड़ा था, अब छोटा हो गया। एक था तो 4 टुकड़े हो गए, लेकिन वो कागज का कागज ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कागज से कुछ और चीज बन गई, हुआ ऐसा नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में फर्स्ट चीज क्या होगी कि वह परिवर्तन जिसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। तो इसमें लिख दो, इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, इसमें रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो। भौतिक गुण में हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन रासायनिक गुण बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। सेकंड कंडीशन, इसमें उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं।
यानी जैसे कि आपके पास बर्फ है, उससे आपने जल बनाया तो उसके भौतिक गुण पढ़े थे। पहले ठोस अवस्था थी, फिर कौन सी अवस्था आ गई, द्रव अवस्था आ गई। आप वापस पानी को फ्रिज के अंदर रख दो, जमा दो, वापस वो किसमें चेंज हो जाएगा, बर्फ में। यानी आपने जो प्राप्त किया था उत्पाद, उस उत्पाद से वापस आपने अभिकारक बना लिया। अभिकारक से उत्पाद भी बना सकते हो, उत्पाद से अभिकारक भी बना सकते हो, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे कि दूध से दही बनना, तो किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। दूध से आपने दही बना लिया, आप क्या वापस दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। यानी कि ये जो है रासायनिक परिवर्तन, इसके अंदर उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास कागज है, कागज को फाड़ दिया, आप चिपका करके वापस भौतिक परिवर्तन कर सकते हो, वापस 4 कागज का 1 कागज कर सकते हो। लेकिन वही आपके पास में कागज है, उसको आपने जला दिया, कागज को आपने क्या कर दिया, जला दिया, कागज को जला दिया। इसके बाद में वो किसका परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हो गई। एक तो जला हुआ कागज है, उसके रासायनिक गुण अलग है, और एक जो नॉर्मल कागज है उसके गुण अलग है। क्या आप जले हुए कागज से वापस पहले जैसा कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, तो वह परिवर्तन जिसमें अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त होगा, लेकिन उत्पाद से पुनः हम अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें अंतर दूसरा क्या हो गया, क्या हो गया, इसमें उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं कर सकते। तर यही पॉइंट हम थोड़ा घुमा करके लिख रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट है उसी को थोड़ा इसमें उत्पाद कम स्थायी रहते हैं। कम स्थायी या अस्थायी भी कह सकते हैं इसको। इसमें जो आपके उत्पाद प्राप्त होंगे वो कैसे रहेंगे, कम स्थायी, यानी कि आप उत्पाद से पुनः अभिकारक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, स्थायी, यानी कि आप अभिकारक से एक बार उत्पाद बना लिया तो वापस आप उसको उत्पाद अभिकारक में चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो उत्पाद होंगे वो क्या होगा, अधिक स्थायी होंगे। इस प्रक्रम में तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम में तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किस प्रक्रम है तो भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वही रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो इस हेतु की अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इस प्रक्रम में कम ऊर्जा मुक्त होती है, कम ऊष्मा मुक्त होती है। उसमें अधिक ऊष्मा मुक्त होती है। 6, यह एक सरल प्रक्रम है, यह एक सरल प्रक्रम है। सिंपल, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। आपको कागज को फाड़ने को कहे, हाँ ये फाड़ा, इसके 4 टुकड़े हो गए, आप बता सकते हो। लेकिन वही कागज जला करके क्या बना, आप नहीं बता सकते। तो यह एक सरल प्रक्रम है, रासायनिक परिवर्तन, यह एक जटिल प्रक्रम। एग्जाम्पल जो 9th में पढ़ा वही लिख लो, कागज का फटना, कागज का फटना, बर्फ से जल एवं जल से जल वाष्प का निर्माण। उसमें लिखो रासायनिक परिवर्तन के अंदर एग्जाम्पल, कागज का जलना,
कागज का जलना, दूध से दही का निर्माण, कोयले का दहन, दूध से दही का निर्माण, कोयले का दहन। ये जो है आपके 2 नंबर के अंदर सीधा पूछा जाने वाला प्रश्न है। 2 नंबर के अंदर ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। कभी कभी 1.5 नंबर का आता है। तो अब आपके लिखने कितने अंतर है एग्जाम के अंदर वो देखना। अगर प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का, कितने नंबर का, तो आपको कोई भी 4 अंतर लिखना है। कितने अंतर लिखने? लिखवा है भले 6-7 है, एग्जाम्पल भी अंतर के अंदर ही आता है। 7 लिखवा है, आपको लिखने कितने? 4। अगर 2 नंबर पूछता है, 3 नंबर का कभी नहीं पूछेगा। अगर 1.5 नंबर का पूछता है आपको 3 लिखने, 1 नंबर का पूछता है तो सिर्फ 2 अंतर लिखने। यानी प्रश्न कितने नंबर का पूछा गया है उसके आधार पे आपको अंतर लिखने। आधे नंबर का 1 अंतर, आधे नंबर का 1 अंतर। अगर 1 नंबर पूछा है तो 2 अंतर, 1.5 है तो 3, 2 है तो 4 अंतर। आपको एग्जाम में इतने लिखने और कोई फालतू बकवास नहीं करनी, समझ गए? और 1 अंतर आपके एग्जाम्पल वाला हो ही जाएगा। नहीं आपको 3 लिखने और 1 एग्जाम्पल, या आप चाहो तो 2 नंबर के अंदर है 4 लिख करके 1 एग्जाम्पल लिखो। लेकिन आपको 6 लिखने जरूरी नहीं है, फिर भी आपको 6 याद करने, अंतर 6 याद करने। क्योंकि क्या होता है बोर्ड का पेपर तो कभी टाइट नहीं आता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इस चीज की टेंशन रहती है दिमाग के अंदर। आज भी बोर्ड एग्जाम दिया, पर क्या बोर्ड एग्जाम वो आप भी जानते हो। 10th जो है वो रियल में बोर्ड एग्जाम है कि हाँ यहाँ पर फेल भी हो सकते, एक अलग से टेंशन रहती है। तो हम आते हुए भी भूल जाते। 4 ही याद किए और 4 में से अगर 1 भूल गए तो अपना आधा नंबर लॉस हो गया। 6 याद किए और 6 याद रह गए, कोई नुकसान नहीं है। आप 4 लिख दोगे तो, या 5 भी लिख दोगे, कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आपको याद कितने करने हैं? पूरे 6। टाइम रहा तो 6 लिख देना, नहीं तो 2 नंबर का आपको कम से कम कितने लिखने? 4। अब ये जो हमारा पूरा पार्ट है इसके अंदर भौतिक परिवर्तन जो था वो केवल इतना ही था। अब सरल प्रक्रम है तो हम 6ठी 7वीं के अंदर पढ़ चुके होंगे, इसलिए सरल है। रासायनिक परिवर्तन जटिल प्रक्रम है तो अब इसे हमें पढ़ना होगा। तो चलो अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसको हम अभिक्रिया के रूप में दर्शाते हैं। रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट हेडिंग डालो रासायनिक समीकरण। तो यह हमने जो भी रासायनिक परिवर्तन पढ़े, इन रासायनिक परिवर्तनों को हम अभिक्रिया के रूप में दर्शाते हैं। जैसे कि कागज को जलाया, कागज बना होता है कार्बन से, यह कार्बन जलाया मतलब साथ में जली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जली, इसको हमने दर्शा दिया ये CO2 उत्पादन में प्राप्त हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? समझ गए? बाकी जो बचा होगा। तो इस टाइप से रासायनिक परिवर्तन जो भी हो रहे हैं उसे अभिक्रिया के रूप में दर्शाया जाता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक चिन्ह के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाना, प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण करना। एग्जाम में आपसे रासायनिक समीकरण क्या है पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, कोई ज्यादा बेटर नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है थोड़ा टाइट भी है, 9th में अगर पढ़ा होता तो अच्छा रहता, नहीं पढ़ा है तो भी अच्छा ही है। 10th में पढ़ना ही था, 9th में फालतू काम से क्यों पढ़ते?
तो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम या रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। अब हमने ये तो कह दिया कि जो अभिकारक है या उत्पाद है उन सब तो हम अभिकारक उत्पाद क्या वो तो बताएंगे क्या, वो लिखाओ परिभाषा। अरे अभिकारक और उत्पाद की परिभाषा बताए तो पहले परिभाषा लिख दो आप। कॉर्नर में कहीं भी लिख दो, एग्जाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन समझने के लिए मैं बार बार अभिकारक उत्पाद बोलूंगा तो क्या चीज है वो समझ में आ जानी चाहिए। अभिकारक वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहते हैं। सेकंड उत्पाद। उत्पाद उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ को, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ को अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हम मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एग्जाम्पल के लिए हमने देख लिया कोई अभिक्रिया जैसे कि A प्लस बी, दो पदार्थ है, कौन कौन से A प्लस बी, दो पदार्थ है, दोनों पदार्थों ने मिलकर के तीसरा नया पदार्थ बनाया C। तो इसमें अभिक्रिया में भाग किसने लिया? A और B ने, A और B ने भाग लिया, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? अभिकारक, क्योंकि इन्होंने अभिक्रिया में क्या किया है? भाग लिया है। और जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। भले एक प्राप्त हो, दो प्राप्त हो या चार प्राप्त हो, जितने भी प्राप्त हुए सब क्या कहलाएंगे? उत्पाद। और अभिक्रिया में जितने भाग ले रहे, चाहे एक ले रहे, दो ले रहे, पांच ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे? अभिकारक। कभी से हम अभिकारक और उत्पाद की बात करें वो ये चीज है। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो उत्पाद के रूप में अभिक्रिया के पश्चात हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाता है? उत्पाद। जैसे आप खेती करते हो, खेती करते हो तो आपने चने बोए चने, तो चने के बीज होते हैं, बीज को बोया, वो आपके क्या हो गया? अभिकारक। प्राप्त क्या हुआ? आपको चने का पौधा, तो वो उसका क्या हो जाएगा? आपने चने का पौधा तो बोया नहीं था, वो तो आपको क्या हुआ? प्राप्त हुआ, तो उसी को आप उत्पाद कहते हो। प्रोडक्शन, उत्पादन कितना हुआ, तो प्रोडक्ट जो होगा वही क्या कहलाता है? उत्पाद। तो आपको प्राप्त जो हुआ वो क्या कहलाता है? उत्पाद। चाहे एक हो, दो हो, चार हो या 10 हो, जितने भी प्राप्त हुए आपको सब क्या कहलाएंगे? उत्पाद। और जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक। तो यही दो चीज समझ गए। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के चरण। तो रासायनिक समीकरण लिखने के अगर चरणों की हम बात करें तो सबसे फर्स्ट जो होता है, हमने कहा अभिकारक। कहा अभिकारक, तो अभिकारक को सदैव एक काम करो, लिखो मत, आप इसको सिर्फ समझ लो। लिखने के लिए आपकी किताब के अंदर पूरा दे रहा हूँ, जो लिखना चाहता है तो रफ कॉपी में लिख देना, फास्ट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है, मैं एक एक टॉपिक को धीरे धीरे लिखाऊंगी, समझा रहा हूँ। फास्ट लिखना चाहता है रफ कॉपी में लिख देना, बाकी चलिए। फर्स्ट, अभिकारक को बाई ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है?
बाई मतलब डाबी है, ये हाथ होता है। अब भाई यूं लिख रहे हो आप, तो इस तरफ किसको लिखा जाएगा? अभिकारक को। किसको लिखा जाएगा? अभिकारक। तथा उत्पाद को दाई ओर, जमनी है। अभिकारक को सदैव बाई ओर, उत्पाद को कहां लिखा जाएगा? दाई ओर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य में, अभिकारक को मैं दर्शा रहा हूं आर से, इससे आर, उत्पाद को पी से। और जहां पे भी आर और पी आया मतलब अभिकारक और उत्पाद समझ रहे। अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य में तीर का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है? अभिकारक और उत्पाद के मध्य में किसका निशान लगाया जाएगा? थर्ड पॉइंट, एक से अधिक अभिकारक होने पर, एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर, उत्पाद की संख्या भी एक से अधिक हो या अभिकारक की संख्या एक से अधिक हो, तो उनके मध्य में धन चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? जैसे कि दो अभिकारक है, ए और बी है, तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? धन चिन्ह। फिर अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान। फिर अगर उत्पाद भी एक से अधिक है, जैसे कि सी और डी, दो उत्पाद है, तो इनके मध्य भी क्या लगाएंगे? धन चिन्ह, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो अभी एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद होने पर उनके मध्य में कौन सा निशान लगाया जाता है? धन चिन्ह, यानी कि प्लस का निशान लगाया जाता है। क्लियर? समझ गए? यहां तक समझ गए? चौथा, जितनी संख्या में अभिकारक के अंदर परमाणु होंगे, जितनी संख्या में अभिकारक के अंदर परमाणु होंगे, उतनी ही संख्या में कहां प्राप्त होंगे परमाणु? कौन सा नियम है ये? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था हमने, उसकी छठी अभिग्रहित पढ़ी थी कि जितनी संख्या में परमाणु अभिकारक में भाग लेंगे उतनी ही संख्या में उत्पाद के अंदर प्राप्त होंगे। यानी परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, और इस नियम को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम कहते हैं? जो क्या कहता है कि द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी जितनी संख्या में अभिकारक में परमाणु होंगे, ठीक उतनी ही संख्या में कहां पर परमाणु प्राप्त होंगे? उत्पाद के अंदर। कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पर 10 परमाणु हैं कार्बन के, तो यहाँ पर भी 10 परमाणु किसके प्राप्त होंगे? कार्बन के। यहाँ 5 परमाणु ऑक्सीजन के, तो यहाँ पर भी कितने प्राप्त होंगे? 5 परमाणु। अणु की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? परमाणु। देख ले, लिखा है चौथा नियम क्या है कि अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की कुल संख्या सदैव क्या होगी? बराबर होगी। अर्थात परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया, वो लिख दिया हमने पहले, यानी ये किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। फॉर एन एग्जाम्पल हम देख ले, कार्बन लिया 1, ऑक्सीजन लिया 2, परमाणु तो 2 है, अणु भले 1-1, तो उत्पाद के अंदर कितने प्राप्त होंगे? कितने ही प्राप्त होंगे? अरे भाई 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इतना ही प्राप्त होगा? अरे होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे CO3 हो जाए, 1 ऑक्सीजन अपने आप पैदा हो गया, या खाली CO हो जाए, 1 ऑक्सीजन अपने आप गायब हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितनी संख्या में अभिकारक के अंदर परमाणु होंगे, ठीक उतनी ही संख्या में कहां पर परमाणु प्राप्त होंगे? उत्पाद के अंदर। यानी उत्पाद और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या सदैव क्या होगी? बराबर होगी। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीनों 3 ऑक्सीजन हो जाए। 1 कार्बन है अभिकारक के अंदर, तो उत्पाद के अंदर भी कितना कार्बन होगा? 1। 2 ऑक्सीजन है, तो उत्पाद के अंदर भी कितने ऑक्सीजन होंगे? 2। ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाए। ऐसा भी नहीं होगा। जो परमाणु है इस तरफ, वही परमाणु उस तरफ भी रहेगा। समझ गए? अभिक्रिया को संतुलित करना। अब क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसी अभिक्रिया दे दी जाती है, जैसे कि हम देख ले N2 + H2, इससे निर्माण होता है NH3 का। अब इसमें हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 3 प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1। ये आपको एक अभिक्रिया सैंपल के रूप में दे रखी है। होती है ये अभिक्रिया आपको एक सैंपल के रूप में दे रखी है।
इस अभिक्रिया को आपको क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि आपने फर्स्ट नियम क्या पढ़ा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जितने परमाणु अभिकारक के अंदर है उतने ही परमाणु कहाँ होंगे, उत्पाद के अंदर। तो इसके लिए आपको इस अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो उसके लिए एक नियम होता है, सबसे फर्स्ट आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो। इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो भी परमाणु हैं उनको पहले संतुलित करो। क्या करोगे, तो इसमें तो केवल दो ही, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को पहले संतुलित नहीं करना है, पहले किसको करना है, इन दोनों के अलावा जो भी है, कौन है, नाइट्रोजन की यहाँ पर संख्या कितनी है, यहाँ पर कितनी है, एक। तो संतुलित करने के लिए आप यहाँ पर भी क्या कर दोगे, दो कर दिया, नाइट्रोजन संतुलित हो गया। अब बात किसकी आएगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि और कोई परमाणु है ही नहीं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने, 6, 2 आगे लग गया, तो 2 गुणा 3 कितने हो गए, 6। तो 6 करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या कर लोगे, 3 लगा दोगे। तो यहाँ पर हमने जो भी किया वो अनुमान लगाया, हमने डायरेक्ट कोई गणितीय विधि से नहीं निकाला है, इसको किससे निकाला है, अनुमान विधि द्वारा। तो जो अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि है, एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी कर देना, क्योंकि इस पार्ट से 1 नंबर का प्रश्न तो पूछा ही जाएगा। 3 नंबर का है तो 2 + 1 पूछा जाता है। तो 1 नंबर में कहीं यही नहीं पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखे, तो वो विधि होती है अनुमान विधि। कौन सी विधि होती है, अनुमान विधि। अंग्रेजी की बात करें तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। आप अनुमान लगा रहे हो, जहाँ हिट किया एंड ट्रायल, यानी आपने अभ्यास के लिए क्या कर दिया, हिट कर दिया, अपनी मर्जी से क्या लगा दिया, तुक्का लगा दिया, और उस आधार पे आप क्या करते हो, संतुलित करते हो। इसकी कोई गणितीय विधि नहीं होती, इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, अनुमान विधि या फिर हीट एंड ट्रायल विधि। तो 1 नंबर के अंदर इंपोर्टेंट लिख देना इसको। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखिए, तो कौन सी विधि होती है, हीट एंड ट्रायल विधि, या इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुमान विधि। क्लियर। अनुमान विधि में क्या किया जाता है, तो फर्स्ट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके शेष परमाणु को संतुलित किया जाता है। जो भी शेष परमाणु, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और भी कोई चीज है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, कोई भी चीज आ गई, उनको पहले संतुलित करेंगे, इसके बाद में हाइड्रोजन को करेंगे, और अंतिम में किसको संतुलित करेंगे, ऑक्सीजन को। ये इस विधि की, इस समीकरण को संतुलित करने की विधि है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, कैसी हो, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब कि रिवर्स में भी चल सकती है। रिवर्स में चलना मतलब कि आप जैसे गए ऐसे ही वापस भी आ सकते हो, यही होता है रिवर्स में लेना। आपने गाड़ी यूं चलाई और वापस भी ले आए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिवर्सेबल अभिक्रिया या फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उनके मध्य में इस प्रकार का निशान लगाया जाता है, यानी ये कौन सी है, कौन सी अभिक्रिया हो गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, N2 + 3H2 अभिक्रिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण जो होता है वो रिवर्सेबल अभिक्रिया है। यानी फर्स्ट तो क्या होगा, इसकी मात्रा ज्यादा होगी, अभिकारक लिया, उत्पाद तो है ही नहीं हमारे पास, ये दोनों मिला है, ये बन रहा है, धीरे धीरे बनता गया, जैसे जैसे ये बनता जाता है, जैसे इसकी मात्रा और इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, वापस अमोनिया के विखंडन से किसका निर्माण होने लगता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो होती है वो रिवर्सेबल अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, या हम सिंपल भाषा में कहें कि वह अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है। मतलब क्या हो गया, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण भी साथ ही साथ हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये उसके बीच में हम कौन सा निशान लगाएंगे, डबल एरो। कौन सा लगाएंगे, और ये एरो पूरा नहीं है, देखो एक चीज इसके अंदर हो क्या है,
एरो आपको पूरा दिख रहा है? एरो पूरा ये होता है, इसमें केवल एक तरफ ये दो, इसके भी एक तरफ, इसके भी एक तरफ, यानी आधी आधी अभिक्रिया दोनों तरफ चल रही है। तो ऐसी अभिक्रियाओं के मध्य में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं? डबल एरो वाला। लगा दिया? आपको डबल एरो यूं नहीं लिखना, ये चिन्ह बना करके बता देना है। हाँ, ऐसे बनाते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के मध्य में इस प्रकार का चिन्ह लिखा जाता है। नेक्स्ट, जो भी अभिकारक लिखे आपने, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाया CO2, क्लियर? यही बनता है भाई, कार्बन ऑक्सीजन मिलेंगे, क्या बनता है? CO2। तो ये अभिकारक है चाहे उत्पाद है, तो ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों की कौन सी अवस्था है, इसको हम कोष्टक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कोष्टक में। जैसे कार्बन होता है सॉलिड अवस्था, तो हम कोष्टक में क्या लिख देंगे? एस। ऑक्सीजन होता है गैस अवस्था के अंदर, तो इनकी कोष्टक में क्या लिख देंगे? जी। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस में प्राप्त हुआ, तो जी। क्लियर? तो जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थ की अवस्थाओं को कोष्टक में लिखा जाता है। इसमें ठोस के लिए एस, ठोस के लिए द्रव के लिए एल, एस मतलब सॉलिड, एल मतलब लिक्विड, जी मतलब गैस। तो इस टाइप से लिखा जाता है। अगर ठोस अवस्था में तो एस, द्रव अवस्था में तो, और गैसीय अवस्था में तो, और यदि जलीय अवस्था में है तो, ये नेक्स्ट पॉइंट है। यदि जलीय अवस्था में है तो उसके लिए कोष्टक में लिखा जाता है AQ, एक्वस। क्या लिखा जाता है? AQ। यानी आपने नमक है, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इसका आपने जलीय विलयन बना रखा है। क्या बना रखा है? जलीय विलयन बना रखा है। तो आप NaCl लिखोगे तो इसके कोष्टक में क्या लिख दोगे? AQ। यानी ये किसके अंदर है? जल के अंदर है। आपको यहाँ पे NaCl का जलीय विलयन लिखने की जरूरत नहीं है। आपने NaCl के कोष्टक में क्या लिख दिया? AQ। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया? ये जो NaCl है वो किसके अंदर घुला हुआ है? जल के अंदर। समझ गए? अरे समझ रहे? इसके बाद नेक्स्ट नियम बहुत सारे क्रम से तो आपको याद रहेंगे नहीं, याद करने भी नहीं है। एग्जाम में पूछे जाएगा तो 4 या 5 नियम भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चीज, आपने ये जो अभिक्रिया लिख दी, जैसे कि CO प्लस CO2। अब इसके अंदर जो भी आपके उत्प्रेरक लग रहा है, क्या लग रहा है? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, मतलब कि उसकी गतिशीलता जो है, अभिक्रियाशीलता, उसको परिवर्तित कर देंगे। या तो अभिक्रिया को तीव्र कर देंगे या अभिक्रिया को मंद कर देंगे। ऐसे कोई पदार्थ हैं तो उसको कहाँ लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। उत्प्रेरक है, इसको उत्प्रेरक है, इसमें कितना ताप लग रहा है या कितना दाब लग रहा है, इन सब चीजों को कहाँ पर लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। कहाँ लिखा जाता है? तो उत्प्रेरक, ताप एवं दाब को कहाँ लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। समझ गए पॉइंट? समझ गए? नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी, कैसी है? दो टाइप की अभिक्रिया होती है, हमने 9th में पढ़ा था। एक तो होती है उष्माक्षेपी और दूसरी कौन सी होती है? उष्मा शोषी। कौन सी होती है? उष्माक्षेपी मतलब कि वे अभिक्रिया, हमने अभिक्रिया करवाई, अभिक्रिया के पश्चात उष्मा का उसने क्या कर दिया? उत्सर्जन कर दिया। क्या कर दिया? तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? यदि अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है, यानी कोई भी आपके अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए आपको उष्मा की जरूरत पड़ती है, तो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उष्मा। आपने देखा होगा, आप किसी पात्र के अंदर कोई चीज भरते हो तो या तो वो पात्र जो होगा काफी गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म। जैसे कि NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको आप घोल दो जल के अंदर, जल के अंदर घोल दो, आप ग्लास को पकड़ना, ग्लास बहुत ज्यादा गर्म हो गया। कुछ चीजें, कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जिसके अंदर आप ग्लास के अंदर घोलोगे, ग्लास क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, फिर भी नहीं घुलेगा, तो आपको घोलने के लिए हीट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हीट। हीट मतलब कि उष्मा देनी पड़ती है। तो आप जैसे उष्मा दोगे, इसके बाद में वो पदार्थ क्या होता है? जल के अंदर घुलता है।
तो वे अभिक्रिया जिनके अंदर ऊष्मा मुक्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। और जिसके अंदर अभिक्रिया की ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया पूर्ण कराने के लिए क्या कहलाती है? तो अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसके अंदर जो भी हमें, जैसे कि A+B एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इससे हमें उत्पाद प्राप्त हुआ C। तो इसके साथ में यदि इसने ऊष्मा का उत्सर्जन किया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो यहाँ पर इसमें इसके साथ में प्लस करके क्या लिख देंगे? ऊष्मा। यानी जो भी ऊष्मा मुक्त हुई है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी भी हुई वो यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अरे समझ गए? वही ऊष्माक्षेपी है तो A+B C प्राप्त हुआ, यहाँ पर माइनस करके क्या लिख देंगे? ऊष्मा। यानी इसको इतनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई। तो ऊष्माक्षेपी के अंदर क्या करेंगे? प्लस करके ऊष्मा को लिखेंगे जितनी उतने उसने मुक्त की, और यदि ऊष्मा शोषी है तो उसमें माइनस करके ऊष्मा को लिखेंगे, यानी इतनी ऊष्मा ग्रहण की। समझ गए? अब यदि हमने किसी पदार्थ को गर्म किया, जैसे कि A+B कोई अभिक्रिया हो रही है, इससे हमको C बनाना है, लेकिन C के लिए हमने क्या दी? इसको ऊष्मा दी, हीट दी, तो उसको हम डेल्टा चिन्ह से दर्शाते हैं। इसके द्वारा दर्शाते हैं डेल्टा चिन्ह। डेल्टा चिन्ह मतलब कि आपको त्रिभुज बनाना है, छोटा सा। क्या बनाना है? इसका मतलब हो गया कि आपने इसको क्या किया है? गर्म किया। त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? इसको डेल्टा बोलते हैं। त्रिभुज तो क्या शॉर्ट फॉर्म आपको समझाने के लिए होता क्या है? डेल्टा। तो ये जब भी चिन्ह बना लिया तो इसका मतलब क्या हो गया? इस अभिक्रिया के अंदर आपने ऊष्मा दिए। ये अभिक्रिया लिखने के या रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ सिंपल से नियम। समझ गए? अब आता है आपके रासायनिक समीकरण की विशेषता। इसकी विशेषताओं की बात करें हम तो फर्स्ट हमें किस किस चीज की जानकारी प्राप्त होती है वो लिखना है। तो फर्स्ट हमें अभिकारक एवं उत्पाद की मात्रा की जानकारी मिलती है। कितनी मात्रा में अभिकारक है, कितनी मात्रा में उत्पाद है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी चीज हमें क्या प्राप्त होती है कि इसमें कौन कौन से उत्प्रेरक लगाए, दाब लगाया है, कितना ताप लगाया है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। हम रासायनिक समीकरण लिखा हुआ मिल गया तो हम इसकी जानकारी। तीसरी, अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था का पता लगता है। उनकी अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, उसके बारे में पता चलता है भाई पता। फोर्थ पॉइंट, किस चीज का पता लगता है इससे, और उत्क्रमणीय है या अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय है या अनुक्रमणीय यानी रिवर्सेबल है या नहीं है, इस बारे में भी हमें क्या होता है? पता लग जाता है। अरे लगता है पता। फिर अभी लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इसके बारे में भी क्या होता है? पता लगता है। तो ऊष्माक्षेपी है या फिर ऊष्मा, इस बारे में भी हमको क्या होता है? पता लगता है। कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, इस बारे में जानकारी मिल गई। 5 पॉइंट बाकी हो गए, 4 पॉइंट पूछेगा एग्जाम पूछेगा। तो कमी की बात करें तो सिर्फ आपको 2 ही पॉइंट याद रखने। फर्स्ट, अभिक्रिया कितनी देर में पूरी हो रही है, अभिक्रिया कितनी देर में पूरी हो रही है, यानी अभिक्रिया के पूर्णता के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दूसरी चीज, अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता के बारे में पता नहीं चलता है। कोई इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कितनी मात्रा में जल के अंदर घुला हुआ है, सांद्रता का ही नहीं बता रहे। आपने जैसे कि NaCl ही लिख दिया NaCl, आपने कोष्टक में लिख दिया AQ, मतलब कि ये जल के अंदर घुला हुआ है, लेकिन कितनी मात्रा में घुला हुआ है इसकी जानकारी ये नहीं देता है। तो अभिकारक एवं उत्पाद की सांद्रता की जानकारी भी इससे प्राप्त नहीं होती है। समझ गए?